डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में बेहद ही खास होती है क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फिर चाहे टोल फ्री नंबर के जरिए हो, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जिन्हें हम इन कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। आज हम खास विषय लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में। नजर डाल लेते हैं सोयाबीन फसल में समसामयिक कार्य। साथ ही आज चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में फूलों की खेती के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन बता दें आपको हमारे टोल फ्री नंबर के बारे में जिस पर आप सीधे तौर पर कॉल कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, इस पर आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दें जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। नोट कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। तो व्हाट्सएप पर आप सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं हमें। नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जब भी सवाल भेजें तो साथ में अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बबीता सिंह। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बुद्धेश्वर दुपारे। आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और फूलों की खेती के बारे में जानते हैं। जी हाँ, पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की खेती किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो डॉक्टर बबीता बताएं कि ये समय किन किन फूलों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि फूलों की खेती जो है इस समय में, वर्तमान समय में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो जो आने वाला समय है, जैसे कि अब देखते हैं कि जाड़े ने, शरद ऋतु जो है वो आने की तैयारी कर रही है और जो हमारा ये रेनी सीज़न है, जो बरसात की ऋतु है, वो जा रही है। तो अभी हम इस टाइम पे जो बहुत सारे फूलों की खेती जो है हमारे भारत देश में, ये मौसम जो होता है काफ़ी उपयुक्त होता है। तो इसके लिए जो आपने जैसे पूछा कि कौन कौन से फूलों की खेती हम कर सकते हैं, तो इसमें जैसे कि जो गुलाब के पौधे किसान भाई तैयार करना चाहते हैं या उनकी रुपाई पहले से कर रखी है, उनकी देखरेख जो कि आने वाले समय में जब उसमें जाड़े में फरवरी मार्च फूल आते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा गेंदा है या उसके अलावा जो मौसमी फूल हैं उनकी खेती की जा सकती है। गुलदाउदी की जो रोपण हो चुका है उसमें समसामयिक कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पेड़ हैं और श्रब्स, झाड़ियाँ होती हैं, उनकी पॉटिंग, रिपोर्टिंग या उनके पौधे भी इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु है काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। तो उसका मौसम जो है इस टाइम पे भी बहुत ही उपयुक्त है, जिसमें कि आप झाड़ियाँ और पेड़, उनके पौधे भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो फूलों के बाग लगाए हुए हैं उनके समसामयिक कार्य किस तरह के करने हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में आगे। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है। ये रंग बिरंगे फूल न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि ये अच्छी आमदनी का जरिया भी होते हैं।
लेकिन इसके लिए समय और मौसम को देखते हुए फूलों की खेती करना जरूरी होता है। इस समय गेंदा के अलावा कैलेंडुला, बिगोनिया, गुलदाउदी, डहेलिया, स्वीट पी, सूरजमुखी, जिनिया, कॉर्निशन, पॉपी और लार्कसपर आदि फूलों के लिए क्यारियां अच्छी तरह तैयार करके बुआई कर दें, जिससे सर्दियों में आप सुंदर फूलों का भी आनंद ले सकेंगे। ग्लैडियोल्स का प्रबंधन कंद से होता है। कंद लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लट्टूनुमा आकार वाला कंद चिपटे कंद की अपेक्षा अच्छा पाया गया है। एक कंद से कई छोटे छोटे कंद तैयार होते हैं। इसके रोपण का सही समय सितंबर और अक्टूबर है। रोपाई करने के पहले भूरे रंग के बाहरी छिलके को हटाकर 0.2% कैप्टॉन या 0.1% बेनलेट के घोल में 30 मिनट तक उपचारित करने के बाद ही कंदों की रोपाई करनी चाहिए। अच्छा होगा अगर कंदों को अंकुरित करवाकर रोपाई करें। ग्लैडियोल्स की उन्नत किस्मों में फ्रेंडशिप व हाइट, फ्रेंडशिप पिंक, वाटरमेलन पिंक, लिली आसर्क, जैक्सन विस्टिस, आरती और अप्सरा प्रमुख है। ग्लैडियोल्स की रोपाई के लिए प्रति वर्ग मीटर 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 20 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश रोपाई के 15 दिन पहले अच्छी तरह क्यारियों में मिला दें। इस तरह सही समय और सही तरीके से फूलों की खेती अच्छा मुनाफा दे सकती है। जहाँ तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि किस किस फूलों की खेती इस वक्त आप कर सकते हैं और किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आइए डॉक्टर दुपारे का रुख कर लेते हैं और सोयाबीन की खेती से जुड़े हुए जो सवाल है वो उनसे पूछते हैं और इससे जुड़ी जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर दुपारे आपसे जानना चाहेंगे, सोयाबीन बहुत ही मुख्य फसल है हमारे देश में और इस वक्त खेतों में लगी हुई होगी सोयाबीन की फसलें। तो ऐसे में जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का दौर चल रहा है देश के अधिकतर हिस्सों में, तो किसानों को किस तरह की सावधानियां इस वक्त बरतनी चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय पे जो हमारी सोयाबीन की फसल है लगभग 65 से 75 दिन की हो गई, जो कि कुछ लोगों ने बहुत पहले बोनी करी थी। और पिछले लगभग 20-25 दिन से एक लगातार एक बारिश का एक मौसम चल रहा है। शुरुआत में तो ये बारिश ऐसे थी कि ड्रिजलिंग या फुहार जैसे हो गई थी और उसके बाद में अत्यधिक वर्षा का भी दौर चल रहा है। तो किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें। तुरंत अगर ज़्यादा बारिश होती है तो अपने खेत से जल निकास की व्यवस्था करें। और उसके साथ साथ जो फुहार जो रहती है उससे कुछ बीमारियां होने का खतरा होता है। और यदि आपको लगता है कि सोयाबीन की फसल में पीलापन दिखाई देता है, क्योंकि बीमारी जो है ये पीलेपन के रूप में आती है, तो उसको जो उपयुक्त रसायन है उससे नियंत्रित कर तुरंत अपने फसल को नुकसान होने से बचाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम में आगे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर दुपारे की किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है, कौन सी बीमारियां आ सकती है, जिससे किसानों को सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। और रोएंदार इल्ली छोटे अवस्था में झुंड में रहकर एक ही पौधे की पत्तियां को खाती हैं। इसी तरह के पौधों को नष्ट कर देने से इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर रासायनिक कीटनाशक क्लोरोपाइरिफास 20 EC 1.5 लीटर तक प्रति हेक्टेयर या क्विनलफॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए
जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। बैक्टीरिया आधारित बायोबिट, डायपॉल, बायोआस, डेल्फिन, हॉल्ट या फफूंद आधारित बायोरेन डिस्पिल को 1 किलोग्राम या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, वायरस आधारित कीटनाशक को 250 एलई के दर से फूल आने या इल्लियों का प्रकोप शुरू होने की अवस्था पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो सोयाबीन की खेती से जुड़ी हुई ये अहम रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और इस बीच आपको फिर से याद दिला दें कि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। बातचीत को आइए आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बबीता आपसे जानना चाहेंगे अलग अलग फूलों की आइए अब बात कर लेते हैं और किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं इसके बारे में भी जानते हैं। तो क्यों ना शुरुआत करते हैं फूलों के राजा गुलाब से। तो बताइए, अगर फूलों के बाग, अगर गुलाब के बाग लगे हुए हैं तो क्या करना चाहिए किसानों को? देखिए, जैसे अगर जिन किसान भाइयों ने या बहनों ने फूलों के बाग लगा रखे हैं, फूलों की गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो जो आने वाला मंथ है जिसको हम महीना अक्टूबर के महीने में जो होता है कि उसमें हम इसकी कटाई छटाई अगर कर दें तो जो इसका आगे का समय जब ये इसमें फूल आते हैं फरवरी के टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छे और बड़े और ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको हम वैसे इंग्लिश में विंटरिंग कहते हैं या फिर कटाई छटाई कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो पहले से लगाए हुए पौधे हैं उनके आसपास में जो गड्ढा खोद करके उसकी मिट्टी जो है उसको निकालें और करीब 1 हफ्ते तक उसको खुली धूप लगने दें और जो ऊपर की भी सड़ी गली पत्तियां या डंडियां जो सूख गई हैं उनकी भी कटाई छटाई कर दें, जिससे कि पौधे को अच्छे तरीके से जो है वो काफ़ी मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो है वो मिल सके। और उसके साथ साथ फिर 1 हफ्ते के पश्चात इसमें हमें जो खाद है उसका एक मिक्सचर जो है तैयार करके लगभग आप 5 से 10 किलो तक इसमें गोबर की खाद जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं FIM, और उसके साथ साथ आप 100 से 150 ग्राम बोन मिल जिसे हड्डी का चूरा, और उसके साथ साथ आप यूरिया MOP और SSP लगभग 50 और 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इस मिक्सचर को मिला करके डाल दें। और कोई कीटनाशक पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि अगर कोई कीट इसमें का प्रकोप जो होगा वो उससे भी पौधों को बचा सकते हैं। उसके पश्चात हमने गड्ढे को बंद कर देना है और उसमें हल्की सिंचाई करनी है, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले समय में उसको अच्छे से पोषण तत्व, जो पोषक तत्व हैं उसको जो चाहिए, पौधे को जो एनर्जी चाहिए वो उसको मिलती है और आने वाले समय में जो उसके फूल होंगे वो काफ़ी स्वस्थ और अच्छी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो गुलाब की बात हुई, आगे और भी फूलों के बारे में जानेंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम मैं सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ 3-4 लगभग 5 दिन से बारिश नहीं हुई है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस भी है, तो सोयाबीन में कहीं कहीं थोड़ा सा पीलापन पड़ रहा है, तो क्या इसी कारण से हो सकते हैं या फिर कुछ बीमारी भी हो सकती है? मतलब थोड़ा सा कहीं 1-2 पत्ते पेड़ों में पीले दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर दुपारे बताएं। जी विपिन जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया कि सोयाबीन आपकी पीली पड़ रही है, लेकिन आपने ये भी कहा कि सोयाबीन आपकी फसल में 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। जी। तो 3-4 दिन के पानी आना ऐसे कोई प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरूर आप अपने जो पौधे पीले पड़ गए उनके पास जाके देखें और ये जरूर देखें कि वो पीलापन किस प्रकार से है। यदि उसमें जो चितकबरापन है या मोजाइक जैसा है या वो जो पत्तियां थोड़ी सी चमड़े जैसी हो गई, हार्ड हो गई, तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय पे हमारी फसल में सोयाबीन की विषाणु जनित पीली मोजाइक की बीमारी का एक चल रहा है और ये बहुत प्रोमिनेंट बीमारी है। और ये अगर शुरुआत के यानी प्रारंभिक अवस्था में आपको पता चल जाए तो इसको नियंत्रित करना बहुत आसान है। तो आप ये करें कि जैसे अपने उस पीले पौधे के पास जाके देखें, और चितकबरापन है तो ऐसे पौधों को तुरंत अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दे, क्योंकि क्या होता है कि इसके ऊपर जो सफेद मच्छर बनता है वो भाग के रूप में कार्य करता है। तो वो जो सफेद मच्छर यहाँ से बीमारी वाला जो पौधा है वहां से अपना जो रस चूसेगा और दूसरे स्वस्थ पौधे पे जाके बैठेगा और यहाँ से बीमारी लेके उस पौधे पे छोड़ देगा। जी। तो ये धीरे धीरे 8-10 दिन के बाद में पूरे खेत में फैल जाएगी। तो इसलिए इस समय पे
आप अपने पौधों को पहले जाके देखें। अगर बीमारी से आप पौधा ग्रसित लगता है तो उनको तुरंत बाहर कर दें और अपनी फसल के ऊपर सुरक्षात्मक रूप से कोई भी एक जैसे दवा जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, बीटासाइक्लोथ्रिन है या थायोमेथाक्सम प्लस लैम्बडासाइलोथ्रिन है, इनमें से किसी एक दवा का आप छिड़काव करके इस बीमारी को और स्वस्थ पौधे पे फैलने से रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो विपिन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस सलाह पर अमल करेंगे और बिना देर किए हुए जो उचित कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर दुपारिया आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने इससे पहले भी बताया था कि पानी को लेकर के ये पौधा जो है सोयाबीन का, ये थोड़ा संवेदनशील होता है, जल जमाव नहीं होना चाहिए बारिश के समय। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंचाई कितने अंतराल पर करनी चाहिए वहाँ पर? देखिए, कई सारे किसान भाई जब बारिश नहीं होती तो वो डरते हैं कि अगर ऊपर से सिंचाई कर दे तो सोयाबीन पीली पड़ जाती है जी। ये उनका एक डर होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यदि सही समय पे अगर सिंचाई कर दे, यानी कि किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं, इंतजार करते रहते कि भाई बारिश का मौसम है और बारिश तो आ ही जाएगी तो ऊपर से पानी क्यों दे। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें कि दरारें पड़ने से पहले जरूर करना चाहिए। और सिंचाई करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रांतिक अवस्थाएं है सोयाबीन की, जैसे कि इस समय पे जैसे दाने भरने की अवस्था चल रही है, इस समय पे अगर नमी की कमी हो, बारिश नहीं है, तो उत्पादन में कमी आ सकती है क्योंकि दाना छोटा रहेगा, बारीक रहेगा जी। तो यदि आपके खेत में अगर 8-10 दिन की अगर जो गैप हो गई, बारिश नहीं आ रही है, तो तुरंत आप सिंचाई की व्यवस्था करें और प्राथमिकता के अनुसार यदि आपके पास स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है उससे करें। अगर वो नहीं है तो जो ओपन जो इरिगेशन है उससे भी आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी फूलों की खेती के बारे में भी और सोयाबीन की खेती के बारे में भी। आप भी अपने सवालों के साथ ज़रूर जुड़े इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम सोयाबीन में समसामयिक कार्य और साथ ही फूलों की खेती के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। जी नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी बताएं। जानना ये चाहता हूँ कि फूल की खेती में हमसे कोई भूल न हो जाए जिससे हम खेती में नुकसान में जाएं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि फूल हमारा गीला नहीं दिख रहा है और सहालक भी नहीं है, तो उसको हम कैसे सुखा करके बेचे, उसके कुछ हम रस या उसका जल बना करके कैसे बेचे, उससे अच्छा प्रोडक्ट बन करके हम बाजार में उतने अच्छा मुनाफा पाए। और दूसरी चीज जो हमारा दूसरा विषय सोयाबीन के ऊपर, तो ये जब पुष्पा अवस्था होती है तो हमें क्या करना है, और जब ये वृद्धावस्था होती है तो हमें सोयाबीन के साथ, और जब परिपक्वता पे आती है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे सावधानी पूर्वक हम पूरा फसल को उपयोग कर सकें और अपने घर को ला सकें किसी बड़े नुकसान से। ठीक है, आइए जानते हैं आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर बबीता, सबसे पहले आप जवाब देना चाहेंगे? जी।
क्वेश्चन को रिपीट डॉक्टर बबीता बताएं कि फूलों की खेती में नुकसान न हो इसके लिए किसान क्या कर सकता है, और ख़ास तौर पे अगर प्रसंस्करण के भी कुछ उपाय हो तो वो किस तरह से अपनाएं? जी बिल्कुल। देखिए, फूलों की खेती, जैसे कि हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, और जैसे अन्य हम फसलें उगाते हैं उसी तरीके से फूलों की खेती के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें कहाँ पर और किस मौसम में कौन सी फूल की खेती जो है कि करनी है। जैसे कि अब हमारा जो ये शरद ऋतु का मौसम आ रहा है, तो हम इसमें जो शरदकालीन जो फूल हैं उनकी खेती के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप इस टाइम पे गुलाब की खेती, गुलाब के पौधे लगा सकते हैं। गेंदे की खेती, जो आपका शरदकालीन गेंदा है उसका पौधरोपण कर सकते हैं। साथ साथ जो गुलदाउदी है वो भी एक बहुत अच्छा कर्तित फूल है, उसकी खेती भी आजकल हमारे जो बहुत सारे किसान हैं वो संरक्षित खेती भी कर रहे हैं, और खुले क्षेत्रों में भी गुलदाउदी की खेती की जा सकती है। इसके अलावा जो कि हमारे सीजनल जो मौसमी फूल होते हैं, जिनका कि किसान भाई नर्सरी भी उनकी लगा करके आय कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ उनका जो सीड प्रोडक्शन है, बीज उत्पादन जो है करके भी उससे आय का साधन जो है वो भी एक बन सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे पॉटेड प्लांट, जो गमले वाले पौधे हैं, उनकी भी नर्सरी तैयार की जा सकती है। और उसके साथ साथ उनका जो है हम मल्टीप्लिकेशन करके उससे भी आय एकत्रित कर सकते हैं। और अगर आप जैसे प्रसंस्करण की बात करें, जैसे कि हमारा कोविड जो टाइम आया था, कोरोना टाइम आया था, तो उस टाइम पे बहुत सारा जो फ्लावर था, जो फूल थे, वो हमारे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, जो इनका आयात निर्यात नहीं हो पा रहा था, जिससे कि हमारे बहुत सारे फूल खराब हो गए। तो उस कंडीशन में या उस अवस्था में हम प्रसंस्करण करके, जैसे कि बहुत सारे थे, उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। साथ साथ हम उनसे जो कलर है, नेचुरल डाई जिसको पिगमेंट कहते हैं, उनका भी निष्कर्षण करके और उससे हम बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। जैसे कि गुलाब की अगर बात करें तो गुलाब से हम बहुत सारे उसके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमका गुलाब जल बनाया जा सकता है, उसके साथ साथ उसके गुलरोगन, उसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं, जिनका उपयोग आजकल बहुत सारे जो आपके कॉस्मेटिक उत्पाद हैं या फिर मिठाइयाँ बनाने में भी किया जा रहा है। और अगर हम गेंदे की बात करें, गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खुले क्षेत्रों में होने वाली और खुले फूलों के रूप में। तो उसको हम सिर्फ ताजे फूलों से ही उससे वेणी माला बना सकते हैं। उसके साथ साथ उसका भी उपयोग हर्बल उत्पाद और उससे जो एक कलर निकलता है, जिसको कि हम एक पिगमेंट, जिसको कि कैरोटेनॉइड या ल्यूटिन कहते हैं, उसका उपयोग जो होता है वो मुर्गी पालन, जिसमें कि एग योग को पीला करने में, और उससे उसका जो वैल्यू जो होती है उसकी बढ़ जाती है, उसके लिए भी। और बहुत सारे हर्बल उत्पाद जो हैं प्रसंस्करण करके हम इन फसलों से बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे विकल्प किसानों के पास है अगर वो फूलों के प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं तो। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दोपहरे आपका रुख करना चाहूँगी। नंदस्वरूप जी ने सवाल पूछा था, सोयाबीन के बारे में भी जानना चाहते थे, उक्टा रोग के निदान के बारे में, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे जो बाराबंकी से किसान भाई, उन्होंने पूछा सोयाबीन में कि पुष्पावस्था में या वृद्धावस्था में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमारे किसान भाई को हम लोग बताना चाहेंगे कि पुष्पावस्था में जब पुष्प की जो समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में फलियां बनना शुरू हो जाती है, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक जो स्थिति होती है, और वहाँ पे दो चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा। एक तो फलियों में जब दाना भरना लग जाता है, उस समय पे ऐसे कुछ इल्लियाँ होती है कि वो, जैसे कि चने की इल्ली जो पहले चने में हुआ करती थी, वो सोयाबीन में बहुत नुकसान करती है। और अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से भी एक रिपोर्ट आई है कि एक इल्ली है जो फली के अंदर घुस के दाने को कुरेद देती है, उसको सड़ा देती है। तो इसको रोकना चाहिए। और उसके लिए जो हमारा जो इंडोक्साकार्प जो केमिकल है, रसायन दवाई है, उसका 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पे छिड़काव कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वृद्धावस्था के समय में हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो समय होता है कि जब अधिकतर सोयाबीन की जो किस्में हैं 90 दिन से लेकर 100-110 दिन की होती है, जो कि आमतौर पे प्रचलित है। तो किसान भाई को अगर नए क्षेत्र में, जैसे कि बाराबंकी का जो भाग है, उनके लिए शायद नहीं होगी ये जो सोयाबीन की फसल, तो उनको शायद पता होना चाहिए कि इसकी कटाई किस समय पे करना चाहिए। अगर सही समय पे कटाई नहीं करे तो फलियां चटकना शुरू हो जाती है। तो आप लोग ये देखें कि जैसे ही फलियों का रंग परावर्तित होना शुरू हो जाए, जैसे कि हरी फलियां रहती, पीलापन जैसे ही प्रारंभ हो जाए, तो इस समय पे हमें कटाई करनी चाहिए। और ये जब 90% फलियों में ऐसे लक्षण नजर आ जाए, तो तुरंत इसकी कटाई कर ले और उसको ढेर इकट्ठा करके थ्रेशिंग फ्लोर पे लगा दे,
ताकि अगर चटके भी तो एक ही जगह पे चटके। इस प्रकार से हमारे चटकने से होने वाले नुकसान का हम बचा सकते। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, जाना आपने किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। अंकित ठाकुर जी सीहोर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो अंकित जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अंकित जी। नमस्कार जी नमस्कार, कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा जी। मेरा सवाल, हाँ मैम जी, मेरा सवाल है कि सोयाबीन में जो खरपतवार होता है, ये सफेद मुर्गे के नाम से खरपतवार होता है जी। सफेद मुर्गे के नाम से खरपतवार होता है जिसका वैज्ञानिक नाम सिलोसिया अर्जेंटिया है। उसके लिए खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या वो बहुत मात्रा में होता है हमारे खेत में, लेकिन हमने सभी दवाई का स्प्रे करके देख लिया, वो जा नहीं रहा है। अच्छा। तो कौन सा खरपतवार नाशक रहेगा उसके लिए, ठीक सर से पूछना था। ठीक है जी डॉक्टर आंटी जी, ये प्राय सभी जगह पे ये प्रॉब्लम होती है जो सिलोसिया जो है या मुर्गा, सफेद मुर्गा इसको कहते हैं। तो ये बहुत ही कठिन है इसको कंट्रोल करना। जो कि आप लोग अगर चाहते हो कि खड़ी फसल में उपयोगी जो खरपतवार नाशक उसको उपयोग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये क्या है कि यदि आप बोने के तुरंत बाद उपयोगी अगर जो खरपतवार नाशक है, जैसे कि डाइक्लोसुलम है या सल्फेट्राजोल, पेंटिमिथिलिन है, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो इससे हम रोक सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जब हम बोनी करते हैं, इन दवाओं का 72 घंटे के अंदर अंदर प्रयोग करना चाहिए बोनी के बाद में। तो ये दवाइयाँ किस प्रकार काम करते हैं कि जो उगने वाले खरपतवार है उनको बाहर आने ही नहीं देती। तो इस प्रकार से हम सुरक्षित कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हमारी फसल में अगर ये आ भी जाए कुछ हद तक, तो हम डोरा चला के इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार ये जो उग जाए तो उसके बाद में उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप हमेशा ये जो इस प्रकार के जो तरीके हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें, जो कि आमतौर पे कुछ लोग अपनाते नहीं। जी बिल्कुल। तो अंकित जी, उम्मीद है इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे और आगे से खरपतवारों से आपको खेतों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से काम करना है ये जानकारी आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और फूलों की खेती के बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर बबीता, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप बता भी रही थी कि खुले फूलों में जो गेंदा है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छी मांग रहती है। तो गेंदे के खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, गेंदे की जो फसल है या गेंदा का जो हमारी क्रॉप है वो बहुत ही मुख्य क्रॉप एक भारत की मानी जाती है। खुले फूलों के लिए जाने जाए तो सबसे प्रथम स्थान पे इसका स्थान आता है। तो और गेंदे की जो खेती है वो अगर हम चाहें तो हमारे देश में मतलब साल भर हम इसकी खेती कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन भी गेंदा होता है, शरदकालीन भी गेंदा होता है और वर्षा ऋतु में भी गेंदे की खेती की जा सकती है। तो अभी वाला जो गेंदा है, इस टाइम पे जो गेंदा है वो आपका ग्रीष्म ऋतु में लगा हुआ, जो कि अब की बरसात में सितंबर अक्टूबर में जो होंगे कि इसके फूल आएंगे। जैसे कि हमारी जो IRI हमारे संस्थान के द्वारा एक किस्म भी इसकी डेवलप की गई है पूसा दीप के नाम से, क्योंकि वो जो किस्म है वो प्रमुख इसलिए विकसित की गई कि जो दिवाली के टाइम पे जो गेंदा की जो क्रॉप होती है उसके फूल हम लोगों को नहीं मिल पाते थे। तो वो किस्म जो है उसके फूल जो हैं वो आने की अवस्था में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसान भाइयों ने वो किस्म लगा रखी है या तो उसमें क्या है कि उचित जल निकासी का ध्यान दें। और अगर पौधे में कहीं पे पौधे जो उसके हैं उनमें स्टेकिंग जो मिट्टी चढ़ाने की अवस्था है तो उसमें मिट्टी भी अवश्य रूप से उनको चढ़ानी चाहिए। और आने वाले समय में वो जो गेंदे की जो पूसा दीप की वैरायटी है उसके फूल जो हैं वो अक्टूबर में आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो गेंदा होता है वो शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु वाले गेंदे की जो तैयारी भी इस टाइम पे नर्सरी डाली जा सकती है उसकी सितंबर अक्टूबर में, जिससे कि वो आपके फरवरी में पुष्पन करेगा। तो उसकी नर्सरी की तैयारी के लिए जो आप बीज जो हैं उसमें जो हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में हैं उसमें पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है और पूसा बहार है। ये तीनों ही किस्में अफ्रीकन गेंदे के नाम से की किस्में होती हैं। और इनके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लें और अपना जो बीज है उसको भी आप किसी फफूंदी नाशक से, जैसे कि बाविस्टीन है या कैप्टान है, उससे 0.2% के घोल से उसको उपचारित कर लें और उसके बाद ही अपने बीज को लगाना चाहिए। इससे लगभग आपके 25 से 30 दिन में जो है आपकी नर्सरी जो है वो
तैयार हो जाएगी और उसके बाद उसे आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। जो ये वाला गेंदा होगा जो आपका रेनी सीजन में, जो वर्षा ऋतु में लगा है, वो आपके जो आने वाला समय फरवरी मार्च है उसमें आपको फूल देगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर रमानाथ बर्मन जी पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमानाथ जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये गुलाब की डंडियाँ जो होती है जी, तो उसकी रुपए किया जा सकता है, और जा सकते तो कैसे रुपए किया जा सकता है? एक बार फिर से अपना सवाल कृपया दोहरा दें। ये गुलाब की डंडल जो होती है उनकी रुपए कैसे किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं जी। और जा सकते तो कैसे? जी ठीक है, डॉक्टर बबीता। गुलाब की डंडियों के बारे में जी, ये जानना चाह रहे हैं कि उससे कैसे रुपाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, गुलाब की जो अगर मैं बात करूं व्यावसायिक तौर पर, अगर जो हम गुलाब की प्रोपोगेशन की, पौधरोपण की बात करें, तो हम उसमें अगर उस गुलाब को अगर आप बडिंग से तैयार करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बडिंग में, और बडिंग में भी अगर टी बडिंग कहते हैं उसको, जिससे कि हम उसको तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करने का जो मौसम होता है वो आप 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में आप इसको तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो देसी गुलाब की तैयार कटिंग्स होती हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो देसी गुलाब है उसकी तैयार कटिंग पे 1 साल पुराने पौधे पे हम बड बांधते हैं। इंग्लिश गुलाब, जो अंग्रेजी गुलाब जिसकी किस्मों की किस्म हम बडिंग के द्वारा, टी बडिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी सहायता से बांधते हैं। और उसमें आप जो भी किस्म की जो अंग्रेज़ी गुलाब है उसकी किस्म को बांध सकते हैं। और जो हमारा ये कटिंग, जो कि आपका जो रूट स्टॉक होगा जिस पे आप कटिंग बांधेंगे, वो आपके उत्तरी भारत में और साउथ में भी जो हमारे IHR बेंगलोर के द्वारा वो डेवलप किस्म है इसको हम निष्कंटक के नाम से जानते हैं। इसका काफ़ी व्यावसायिक तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ रोज़ा इंडिका जिसकी वैरायटी ओडोराटा भी जो है, उस पर आप बड बांध करके गुलाब के जो पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। और इसका जो मैंने समय आपको बताया वो 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में आपको इसको बांध करके पौधे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो रमानाथ जी, जाना आपने कि कैसे गुलाब के पौधे तैयार किए जा सकते हैं और रोपाई कैसे करनी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती और सोयाबीन में समसामयिक कार्यों के बारे में। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी कई दर्शक सवाल भेज रहे हैं। आइए ऐसे ही सवाल को शामिल करते हैं कार्यक्रम में। एक सवाल भेजा है शिवचरण जी ने सीहोर से, जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की वो कौन सी अच्छी वैरायटी है जो पीले मोज़ेक रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। तो डॉक्टर दुपारे, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? शिवचरण जी, जैसे कि पहले हमारे पास में ये जब नई नई बीमारी आई थी तब हमारे पास में इसके लिए प्रतिरोधी किस्में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो नई किस्में निकाली गई है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से भी और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से भी कुछ NRC सीरीज की कुछ किस्में निकली है। तो ये जो किस्में है इनमें अपेक्षाकृत या तो बीमारी लगती नहीं है या तो बहुत कम लगती है। जैसे कि आपको बताओ कि एक NRC 150 नाम की एक किस्म है, इसमें इसका आपका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। उसी प्रकार NRC 142 है, NRC 181 है। तो ये जो कुछ नई किस्में जो विगत 2-3 वर्षों में आई है, इनमें प्रतिरोधी क्षमता इसमें देखी गई और इनमें अगर बहुत ही एक ज़्यादा स्थिति होगी, विकराल स्थिति होगी, फिर भी ऐसा होने पे भी इन किस्मों में उतना नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार JS की कुछ किस्में हैं, उसमें भी नहीं लगता। JS 2069 एक ऐसी वैरायटी जिसमें ये प्रतिरोधी है। JS 2098 इसमें भी नहीं लगता है।
तो ऐसे कई किस्में हमारे पास में उपलब्ध है। हम किसानों से ये कहना चाहते कि आप लोग हमेशा एक ही किस्म की खेती नहीं करें। जैसे कि मध्य प्रदेश में ये देखा जाता है कि JS 95 अधिकतर किसान इसी किस्म को खेती करते हैं और इसमें ये बीमारी लगती ही लगती है। तो आप ये करें कि 2-3 किस्में अपने खेत पे लगाएं और कुछ किस्मों में अगर बहुत ज्यादा बीमारी आ जाए और नुकसान हो भी जाए तो भी दूसरी जो 2 किस्में हैं जो कि प्रतिरोधी होंगी, इससे आपका नुकसान नहीं हो पाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने डॉक्टर दुपारे। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बबीता आपसे जानना चाहूँगी, खुले फूल की भी बात की हमने, अब कट फ्लावर में ग्लैडियोलस के बारे में जानना चाहेंगे। इसकी भी बहुत अच्छी मांग रहती है, तो ग्लैडियोलस की खेती से जो किसान जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा इस समय? जी बिल्कुल, ग्लैडियोलस जो है वो एक बहुत ही अच्छा कर्तित फूल है जो हमारे देश में काफ़ी व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। और अगर हम उसके मौसम की बात करें तो बस अब उसका मौसम जो है वो लगाने का आ गया है। और उसकी अगर खेत की तैयारी की बात करूं तो उसकी खेत की तैयारी के लिए हमें जुलाई महीने में ही, अगर हम जो सस्बेन या जिसको हम ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं, जो भी किसान भाई लगाना चाहते थे तो वो अगर ग्रीन मैन्योरिंग अगर उन्होंने की होगी तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद हम उसको जुलाई के बाद अगस्त के महीने में उसको 1 महीने के बाद हमें उसको काट देना चाहिए। और काटने के बाद उसको अपने जो खेत हैं उसमें वो बिल्कुल सड़ जाए, उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें सितंबर माह में अच्छे से उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। तो उसका जो आपका जो ग्रीन मैन्योर है वो काफ़ी मात्रा में, उससे जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी पूर्ति हो जाती है उसमें। और उसके बाद जो आपके ग्लैडियोलस के जो कंद हैं जिससे कि हम उसको लगाते हैं, ग्लैडियोलस को बेसिकली कंदों के द्वारा, जिसको हम कॉम्स कहते हैं, उनके द्वारा इसको लगाया जाता है। तो उन कंदों को, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ कंदों का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कोई भी रोग व्याधि ना लगी हो, नहीं तो वो आपके बाद में खेतों में लगाने के पश्चात जो होंगे काफ़ी उससे बीमारियां जो हो सकती हैं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कंदों को हमेशा लगाने से पहले उसको फफूंदीनाशक बाविस्टीन या कैप्टान के 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से उपचारित करने के पश्चात ही अपने खेतों में उनको लगाना चाहिए। और उसके बाद उसमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके लिए जो प्लांट, उसके जो पौधे से पौधे और उसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर आप 25 से 25 गुना 25 सेंटीमीटर के हिसाब से रखते हैं तो लगभग आपको 1.5 से 1,60,000 के लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंदों की आवश्यकता होगी। और इसमें लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का जो उसका कंद है उसका इस्तेमाल और स्वस्थ कंद का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए भेजा है हमारे एक दर्शक ने। और सवाल भेजा है तूफान सिंह जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से। जानना चाहते हैं डॉक्टर दुपारे कि सोयाबीन की 90 दिन वाली वैरायटी ली है और 70 दिन की फसल हो चुकी है और हल्का पीलापन आना फसल में शुरू हो गया है, तो क्या अब कीटनाशक दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? देखिए तूफान सिंह जी, अभी इस समय पे जो उज्जैन जिले से आप जहाँ पे आते हैं, आपकी खेती है जी। तो इस समय पे पीलापन जो दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे देखा जा रहा है मालवा में लगातार बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि बीमारी से अगर है तो ये पहले सुनिश्चित करें। लेकिन आपका जो सवाल जो था, आपने ये पूछा कि कोई कीड़ा हो सकता है या कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए या नहीं जी। तो ये जो है कि एक तंबाकू की इल्ली इस समय पे होने की एक संभावना हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब फलियों में दाने भरने लगते हैं उस समय पे इसका प्रकोप होता है और एक चितकबरी इल्ली होती है। तो पहले तो आप ये देखिए कि इल्ली कौन सी है। दूसरी जो चने की इल्ली जो कि पॉड बरर की श्रेणी में आती है, उसको भी आप देखें। अगर इल्लियाँ आपको दिखाई देती और उनकी संख्या ज़्यादा है तो जरूर आप करें। अदरवाइज पीली अगर पड़ गई है तो 70 दिन की हो गई, इसका मतलब वो मैच्योरिटी की ओर आ चुकी है। अगर बीमारी की स्थिति नहीं है और कीड़े नहीं है तो इस समय पे हमारी फसल में किसी अनावश्यक रूप से किसी दवाई का छिड़काव करना जो लागत बढ़ाने के जैसे हो जाएगा। अगर इसीलिए आप ध्यान दें कि यदि प्रॉब्लम है तो आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए बात आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल दास साहू जी, छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोपाल दास जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी गोपाल दास जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गोपाल दास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए बात करें। जी बताएं।
मेरे को रजनीगंधा और ग्लैडियोलस लगाना था। ठीक है, रजनीगंधा और ग्लैडियोलस लगाना चाहते हैं। हाँ, रजनीगंधा और ग्लैडियोलस के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी लेते हैं डॉक्टर बबीता से। जी डॉक्टर बबीता, पौधा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको जैसे मोनालिसा जी आपने पूछा था ग्लैडियोलस के बारे में, तो ग्लैडियोलस के बारे में तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसकी खेती करनी है। और अगर इस टाइम बहुत अच्छा समय है, अक्टूबर के महीने में हम ग्लैडियोलस की प्लांटिंग कर सकते हैं, पौधरोपण कर सकते हैं उसका, मतलब कॉर्म लगा सकते हैं, कंदों से किया जाता है उसका पौधरोपण। और उसके बाद जैसे कि आप बात कर रहे हैं रजनीगंधा की, तो रजनीगंधा के लिए जो है इसमें अगर मैं देखती हूँ तो ये आप इसका अगर आपको प्लांटिंग करनी है तो उसके लिए आपका जो मार्च का महीना होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप जो रजनीगंधा की खेती अगर करना चाह रहे हैं तो उसकी जो प्लांटेशन है वो मार्च के महीने में करें। और अगर आप पौध सामग्री की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान का जो हमारा IIHR बेंगलोर का जो सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वहाँ से आप रजनीगंधा की काफ़ी किस्में, जिसमें कि पूसा श्रृंगार, बहुत सारी किस्में हैं जिसमें कि श्रृंगार, सुवासनी, सिंगल, डबल किस्में जो हैं आपको वहाँ से काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर ग्लैडियोलस की किस्मों के बारे में आप वहाँ आप लेना चाहते हैं तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा IRI नई दिल्ली से आप इसकी किस्में जो हैं अभी प्राप्त कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक और सवाल भेजा है हमारे दर्शक ने। रघुनाथ पवार जी ने महाराष्ट्र से सवाल पूछा है, जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की फसल में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और किस डोज पर? जी डॉक्टर दुपारे। देखिए, सोयाबीन की फसल में वैसे तो जो नाइट्रोजन, अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता होती नहीं, इसीलिए जो इसकी अनुशंसा की गई है NPK की सोयाबीन की फसल में उर्वरकों की जो अनुशंसा केवल बोने के समय पे, यानी कि बेसल डोज के रूप में जी। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि हमारी फसल जैसे कि सूखा आ गया या और कोई ऐसी स्थिति होगी तो जो हमारी फसल कमजोर हो जाती है, उस समय पे हम इसका छिड़काव कर सकते हैं जी। तो अन्यथा सोयाबीन की फसल में चूंकि जड़ों के ऊपर इसकी गठाने होती है, क्योंकि ये जो लेगुमिनस क्रॉप है तो अपना नाइट्रोजन स्वयं तैयार करती है, तो इसलिए इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए मेरी आपसे सलाह है कि यदि आपको आवश्यकता पड़े, आपके जो नजीक के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के वैज्ञानिकों से भी संपर्क कर सकते हैं और जब जरूरत हो तभी इसका छिड़काव। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है कर्नल महेंद्र सिंह ढाका जी ने झुंझुनू राजस्थान से। कहते हैं कि फूलों की खेती फायदेमंद है, पर इसका प्रमाणिक बीज कहाँ से ले, ये प्रश्न हमेशा रहता है। कोई ऐसी संस्था है जो प्रमाणिक व सस्ते बीज उपलब्ध कराती हो? जी डॉक्टर बबीता। देखिए, जैसे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI नई दिल्ली, इसमें अगर आपको बीज चाहिए तो यहाँ से भी आपको फूलों के कई प्रकार के जो बीज हैं हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे कि ग्लैडियोलस के कंद हैं उसको भी हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ हमारे गुलाब के पौधे जो होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं यहाँ से। हम लोग बोगनविलिया के जो प्लांट हैं, जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, उनको भी उपलब्ध कराते हैं। और जो मौसमी फूल, जो कि जब बेसिकली जो विंटर, जो हमारे शरद ऋतु में होने वाले फूल हैं, उनके भी सीड किट जो है हमारे यहाँ से मिलते हैं, जिसमें कि मोटे बीज वाले फूल और महीन बीज वाले फूलों के किट हमारे यहाँ अलग अलग तैयार किए जाते हैं और वो भी हमारे यहाँ से उपलब्ध कराए जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर दुपारे से। डॉक्टर दुपारे, सोयाबीन की फसल में कई बार ऐसी भी समस्या आती है जिसमें पत्तियां सूख जाती है, पौधा भी सूख जाता है और किसानों को इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये किस तरह के रोग के संकेत हैं और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब पत्तियां सूखना शुरू हो जाती है तो निश्चित ही इसमें से बीमारी की संभावना अधिक हो जाती है कीड़ों की अपेक्षा में, क्योंकि कीड़े जो होते हैं या कीट होते हैं उसके जो नुकसान के प्रकार अलग है। तो जब पीली पड़ जाती है या पत्तियां सूख जाती है तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आजकल की जो स्थिति में जो दो बीमारियां जो बहुत चल रही है, एक तो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, ये बहुत चल रही है। और इसमें शुरुआत क्या होती है कि सोयाबीन की ऊपरी पत्तियां बिल्कुल सूखना शुरू हो जाती है या पानी के जैसे वाटर लीजन जिसको कहते हैं ना, पानीदार हो जाती है जी। और धीरे धीरे अगर ये शुरुआत में अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसके ऊपर
जो उपयुक्त फफूंदनाशक है, क्योंकि फफूंद जनित बीमारी है, तो इसमें कई सारे फफूंदनाशक जो अनुशंसित किए गए हैं सोयाबीन में, जैसे कि पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, 20% ग्रैनुलर आता है, उसका 500 ग्राम प्रति हेक्टर तक मात्रा लेके इसका छिड़काव कर सकते हैं। या अन्य भी ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाले जो पूर्व मिश्रित फफूंदनाशक है, जैसे कि फ्लुक्सापायरोक्सॉड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और भी कुछ है पायरोक्लोस्ट्रोबिन वाले फार्मुलेशन जो इक्विप्सिक्विनाजन के साथ में। ये एक बीमारी हो गई। एक और दूसरी बीमारी जो पीली पड़ने की आप देख रहे हैं, तो उसमें एक एंथ्रैक्नोज की नामक बीमारी हो जाती है। ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इस समय पे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखी जा रही है। तो इसके जो नियंत्रित करने के लिए टेबुकोनाल जो युक्त जो फफूंदनाशक है, इसका छिड़काव करने की सलाह है। 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी दर है। तो लेकिन दोनों बीमारियां जो है शुरुआत की अवस्था में अगर आपको पता चल जाए तो नियंत्रित करना आसान तो लगातार किसानों को अपने खेतों की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह के लक्षण नजर आ रहे, संकेत मिल रहे हैं बीमारी के, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके, ताकि जो बाकी फसल है वो बच जाए। तो इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी सोयाबीन की खेती के बारे में और फूलों की खेती के बारे में। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज हम फूलों की खेती के बारे में, साथ ही सोयाबीन की फसल में समसामयिक कार्यों की भी चर्चा हो रही है। इन विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बबीता आपसे जानना चाहूँगी कि जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, मौसमी फूल होते हैं, उनकी खेती से किसान अगर जुड़ते हैं तो उन्हें कितना लाभ हो सकता है और इसके लिए इस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो मौसमी फूल हैं जिसमें कि हम उनको ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के अलग अलग 3 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर हम अभी की बात करें तो जो कि अब शरद ऋतु जो है वो उसका जो तैयारी हम शुरू कर सकते हैं, और इस टाइम पे हम जो शरद ऋतु में जो कि फरवरी मार्च में पुष्पन करेंगे उनकी खेती जो है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें उनकी नर्सरी तैयार करनी होगी। तो नर्सरी तैयार करने के लिए जिस तरीके से मैंने गेंदे की खेती के लिए जैसे बताया था कि उसके बीजों को उपचारित करना चाहिए, उसी तरीके से जो हमारे जो मौसमी फूल हैं जो कि शरद ऋतु में होने वाले हैं, जैसे कि उसमें आप कैलेंड्यूला लगा सकते हैं, पैंजी लगा सकते हैं, आइस प्लांट लगा सकते हैं और कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ पॉपी की खेती की जा सकती है। तो उनके बीजों को सबसे पहले आपको उपचारित करना होगा बाविस्टीनिया कैप्टान फफूंदीनाशक से 0.2% के घोल से उसको उपचारित करके, और उसके पश्चात ही हम उनको नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए आपको लगभग 4 से 5 मीटर की लंबी जो खेत बेड तैयार करके लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर तैयार करके और 1-1 फुट के बीच में उनमें गैप रख करके, जिससे कि हम उसमें आवागमन आसानी से कर सकें, वैसी हमको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और उसके बाद ही हमें उसमें बीजों को रोपित करना चाहिए उपचारित करने के पश्चात। और अगर आप चाहें तो उस पर मल्चिंग, जैसे कि जो हमारे जो गेहूं या धान जो भूसा होता है उसके ऊपर से उसको डाल के मल्च भी किया जा सकता है, या प्लास्टिक वो के मल्चिंग करके उसको हम जो
अधिक बारिश या फिर तापमान से जो है बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ उसकी नर्सरी लगभग आपसे 1 से 1.5 महीने में तैयार होने के पश्चात उसको तैयार खेत में आप उसको लगा सकते हैं। और इससे अगर मैं कहूँ तो आप सिर्फ नर्सरी का जो व्यवसाय है वो भी कर सकते हैं। केवल आप मौसमी पुष्पों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, उससे भी आप अधिक आय कमा सकते हैं। और साथ साथ अगर आप उसका बीज उत्पादन करना चाहें उसको भी करके आप अधिक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे मौसमी फूल हैं जिसको कि हम ड्राई फ्लावर, सूखे फूल जो होते हैं, जिसमें कि हमारा पेपर फ्लावर है, उस जो सूखे फूल होते हैं उससे भी मूल्य संवर्धित प्रसंस्करण करके, प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। उससे भी अतिरिक्त आमदनी का एक स्रोत हो सकता है, साधन है, उससे भी एक अच्छी आय। इस बारे में भी बातचीत करेंगे। इस वक्त माफ कीजिएगा, आपको रुकना पड़ रहा है। हमारे एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेमराज मीणा जी विदिशा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेमराज जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेमराज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेमराज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कई सवाल हमारे दर्शक भेज रहे हैं। कैलाश प्रजापति जी ने सवाल भेजा है उज्जैन मध्य प्रदेश से। इनका सवाल ये है कि सोयाबीन के फूल और फल गिर रहे हैं, क्या करें? साथ ही फलियां जो बनी हैं उनमें काले काले धब्बे भी लगने लगे हैं। तो डॉक्टर दुपारे, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? जो कैलाश जी, आप ये देखें कि आपने जो कहा कि फूल और फलियां गिरने लगी है, ये जो है कि जो यदि आपने कम समय में पकने वाली वैरायटी लगाते हैं जी, तो ये संभावनाएं होती है फलियां गिरने की कि जो चूहे हैं वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये चूहे जो है, जो जिस किस्म में सबसे पहले फलियां आती है उसमें ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आप ये देखें, और आपको चूहे के नुकसान से जो ग्रसित फलियां है उसके किनारे पे कटे हुए दांतों के निशान मिलेंगे। तो आपको इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है कि आपके खेत के जो बॉर्डर है, बेड है, उसके चारों तरफ देखें, या जहाँ जहाँ पे संभव जो चूहे के होल रहते हैं, छेद रहते हैं, उसके आसपास चूहे मार दवाई, जैसे कि उसके बिस्किट आते हैं, केक आते हैं, तो इस प्रकार से उसको रखें। या केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड जो भारत सरकार का है, उसने रोडेंटिसाइड की भी अनुशंसा की गई, फ्लोकोमाफेन उसका नाम है। 15 से 20 जो लोहिया बेट जो जिसको कहते हैं, वो दरों के आसपास रखे या खेत पे, तो इससे ये जो चूहे हैं उससे नुकसान कम होगा। तो ये एक बात होगी इसके फलियां कट के गिरने के बाद। जी जी। डॉक्टर दुपारे, आपने कार्यक्रम में सोयाबीन की फसल को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बताया। चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे उन किसानों को जो सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं? मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अभी आपकी फसल अभी तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे अगर उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। उसको, जैसे कि आपने कहा था मैडम, कि समय समय पर फसल की निगरानी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारी फसल अपने घर तक नहीं आती तब तक इसकी जो कोई भी जोखिम बनी रहती है। तो कीड़े बीमारियां जो है, अभी उसका अगर समय तो उतना चला गया, लेकिन फिर भी जो लोग जो अपने बीज के लिए सोयाबीन बचा के रखते हैं अगले साल बोने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे कई किसान मिल जाएंगे जो कि बीज के रूप में खेती करते हैं, तो ऐसे स्थिति में बीज के खेत में एक जो फफूंदनाशक का स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो जो फफूंद जनित बीमारियां हैं कटाई के बाद में आपके बीज में भी चली जाती है, और अगले साल जब आप इसी बीज की बोनी करते हैं तो उस समय पे ये बीमारी फिर कंटिन्यू हो जाती है। तो इसके लिए जो दाने भरते हैं सोयाबीन की फसल में, उस समय पे जो अनुशंसित फफूंदनाशक है तो उसका किसी का स्प्रे कर सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन एक फफूंदनाशक आता है, बहुत अच्छा इसका काम है। या साफ है, और भी कई सारे फफूंदनाशक है, इनमें से किसी एक का कर दे तो आपका जो बीज जो रहेगा वो बहुत अच्छा सा बना रहेगा, और अगले साल तक उसको किसी बीमारी से सुरक्षित हम कर पाए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और सही समय पे इसकी कटाई करनी है ताकि चटकने से होने वाले नुकसान को हम बचा सकें। बिल्कुल डॉक्टर दुपारे, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हमें कार्यक्रम के दौरान। आप लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बबीता आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया हमें कि फूलों की खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं वो और अच्छी आमदनी के लिए प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें? देखिए, प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण की अगर बात करें तो हमारे संस्थान में भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। तो और ये प्रशिक्षण जो है वो फूलों की खेती के ऊपर, उसमें बहुत सारे जो भी उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं, किस तरीके से फूलों की खेती करनी है, और उसके साथ साथ जो प्रसंस्करण हैं या वैल्यू एडिशन जैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी किसान भाई इसकी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ प्रसंस्करण की बात है या उसके बारे में उनकी जो भी प्रश्न हैं वो हमारे संस्थान में पूछ करके और उससे उसकी जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, डॉक्टर बबीता आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें फूलों की खेती के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो जाना आज आपने विस्तार से कि फूलों की खेती से आप किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही सोयाबीन का अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां इस वक्त आपको बरतनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा के लिए जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा कपास फसल में समेकित कीट प्रबंधन। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी सेब के बागों में कीटों की रोकथाम के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ के वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 65 दर्ज हुआ। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 33 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 46 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है चाय। कृषि स्टार्टअप की टीम आज आपको लेकर चल रही है ग्रेटर नोएडा के कासना में। हम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना से लोन लिया हुआ था। मैं कुमुद पटेल, मैं त्रिभुवन पटेल आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफर लेके। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।